देखो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, लग रहा है नाम से, मतलब आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, मतलब आइसो मीन सेम, आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होना, दो सब्सटेंसेस की सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे न्यूमेरिकल में वो वर्ड बोलेगा आपको आइसोमॉर्फस, तो वहां ये काम आएगी टर्म आपके पास कि तुम्हें अगर एक सब्सटेंस के बारे में पता होगा ना तो दूसरे को पहचानना आसान होगा। मान लो मैंने आपको बोल दिया कि ये सब्सटेंस है एक, सोडियम का आर्सेनिक कंपाउंड है एक, वो इस जैसा कंपाउंड है एक, सोडियम का आर्सेनिक से बनने वाला ऑक्साइड है एक, वो आइसोमॉर्फिक है इसके साथ। आइसोमॉर्फिक मींस सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो जैसी फॉर्म इसकी है वैसी उसकी होगी, तो हम अंदाजा लगा लेंगे कि वो क्या होगा, Na3 फॉस्फोरस से आर्सेनिक आ जाएगा ASO4। इसी यहां उसने क्वेश्चन में क्या बोला आपको, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है इसका फॉर्मूला, K2SO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट। उसने बोला ये आइसोमॉर्फस है पोटेशियम सेलेनेट से। अब सेलेनेट तो मैंने सुना ही नहीं कभी जिंदगी में, बट उसने ये बोला कि इसकी आइसोमॉर्फिक फॉर्म है K2SO4, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K2SeO4। तो ये आइसोमॉर्फस वर्ड का मिल जाएगा, तो आइसोमॉर्फस का मतलब सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, जैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म इस कंपाउंड की है वैसी क्रिस्टलाइन फॉर्म इस कंपाउंड की होगी। तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म आर कॉल्ड आइसोमॉर्फिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। एक मिनट चेक करता हूं। और सेकंड फॉर्म क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मैनी, मैनी क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये है एक सब्सटेंस के लिए, पॉली मींस मैनी और मॉर्फिज्म मींस क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक ही सब्सटेंस की बहुत सारी क्रिस्टलाइन फॉर्म होना उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। वहां तो था दो सब्सटेंस के लिए कि दो सब्सटेंस की सेम फॉर्म होना आइसोमॉर्फिज्म। यहां पर है जैसे एक कार्बन बढ़ते हैं आप, कार्बन के एलोट्रोप क्या होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, है तो कार्बन ही। वैसे क्रिस्टल्स के अंदर क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एक ही कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी। ये फॉर्म नहीं पढ़ने अपने को, बस टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ना अपन इसको पढ़ना ना अपन इसको पढ़ना। एक ही सब्सटेंस की दो क्रिस्टलाइन फॉर्म का होना दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला उसने, शायद 142 ही है, 142, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, अब मुझे पोटेशियम सेलेनेट के बारे में जानकारी नहीं है, इसके बारे में जानकारी है मुझे, इसकी हेल्प से मैंने फॉर्मूला ये वाला बना लिया। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इसका x मान लेते हैं, इसका कितना होता है 39, तो 39 टू जा पोटेशियम 39 इंटू 2, सेलेनियम का x, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, ये बनेगा 78 प्लस x प्लस 64, कितना आ जाएगा 142 प्लस x, ये आ गया। अब ये बोलोगे 142 प्लस x ग्राम के इस कंपाउंड में, 142 प्लस x ग्राम K2SeO4 कंसिस्ट हाउ मच सेलेनियम, कंसिस्ट सेलेनियम x ग्राम, 1 ग्राम में कितना होगा x अपॉन 142 प्लस x, 100 ग्राम में कितना होगा x अपॉन 142 प्लस x इंटू 100, और ये मात्रा गिवन आपको 50%, तो x अपॉन 142 प्लस x इंटू 100, ये गिवन आपको 50, तो कितना आया यहां से 2x इक्वल टू 142 प्लस x, x आ जाएगा 142, समझ रहे हो। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले ये बनाने के लिए पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं देगा, आपको कह देगा कि इस जैसा है, तुमने ये सुना होगा, कहेगा बना लो खुद इसको। आ रही है बात समझ, सिंपल, ध्यान रहेगी टर्म। ऐसे 2-4 टर्म्स हो रहे हैं। एक क्वेश्चन और लिख लो इसका,
करो। देख बिना कागज यूज के करना है, विदाउट पेपर पेन। जिन्होंने +1 में स्टोचियोमेट्री की हुई है यहां पे वो कर लेंगे। टाइम कम है, जल्दी करो यार। ना क्यों तुक्का मारना है कुछ और? बस हो गया? नहीं, वो सोल्ट आइसोमॉर्फस है इस जैसा, ठीक है। उस सोल्ट के अंदर के भी होगा और ओ भी होगा, वो तो होगा ही होगा। के ओ एस से बनेगा ना, होगा ही होगा वो तो। हाँ ना, इस जैसा अगर सोल्ट होगा तो वो बनेगा K2XO4। यही मान ले उसको, यही मानना पड़ेगा, आइसोमॉर्फस है तो K2XO4। हाँ नहीं नहीं, K2SO4 उसने बोला है कि KOH आपके पास, KOH के अंदर आपने डाल दिया एक एसिडिक ऑक्साइड, मान लो आपने डाल दिया एक्सो डाल दिया मान लो, और वहां से सोल्ट बना आपका, वो सोल्ट जो बना वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा तो क्या होगा नाम उसका? K2XO4 ही बनेगा। उसने कहा इसमें आपने कुछ डाल दिया एक्सो, वो सोल्ट ऐसा बनेगा, आइसोमॉर्फस है तो K2S की जगह X आ जाएगा बस। X की स्टेट कितनी आएगी निकालना, X मान के, इसकी -2, इसकी +1, तो कितनी आएगी? हाँ जी 78। ना ना ना, X की स्टेट क्या होगी बताना, X मान के निकालोगे, +2 और -8 वहां जाके +6 आएगी। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज एटॉमिक मास बाय n फैक्टर। इक्विवेलेंट मास 13, एटॉमिक मास निकालना है, n फैक्टर 6 है इसका, +6, 78 ये आंसर। हाँ ये एलिमेंट हो सकता नहीं, ऐसा नहीं कहता ये उसका हो, सल्फर फैमिली का ही हो, सेलेनियम हो, K2SCO4 हो, क्या पता ये नहीं, वो तो इस उस पर आया था ना, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ जैसे कल एक क्वेश्चन में कॉपर का मास आ गया 100 कुछ, 104 105 आ गया था, और होता वैसे 63 है उसका। किसका? सेलेनियम का ही है ना, वही कह रहा हूँ, यहाँ इन्होंने फिर वैसे निकाल दिया पिछले वाले में। क्लियर है ये? बोलो, आ गया समझ? ये रिपीट करूं? नेक्स्ट लिखो, पाइजोइलेक्ट्रिक एंड पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल।
व्हेन पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इसमें लिखो व्हेन, एग्जांपल यही वाले हैं, इनमें से कुछ एक के अंदर होता है, सुन लो पहले है क्या, दोनों का मीनिंग क्या है पहले। व्हाट इज पाइजो, ये पायरो वर्ड तो पहले सुना आपने, पायरो मेटलर्जी, मेटलर्जी आपका शायद 10th में नहीं था आपके सिलेबस से, वैसे वहां पर टॉपिक था 10th है पायरो मेटलर्जी, पायरो का मतलब हीट होता है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हीट से बनेगी ना, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट बोल दो, जो बनेगा हीट से। कि आपने क्रिस्टल को हीट कर दिया, क्रिस्टल को हीट करने से क्या होगा, क्रिस्टल को हीट करने से आयन स्टार्ट मूविंग, आयन स्टार्ट डिस्प्लेसिंग एंड कॉन्स्टिट्यूट अ करंट कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ टर्म्स है, सिर्फ नाम पता होने चाहिए इनके, बस कोई ज्यादा काम नहीं आते। तो पायरो मतलब हीट से जो करंट बना उसको बोला पायरो, और पाइजो मतलब होता है प्रेशर से, इसको बोलते हैं प्रेशर इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ये बोर्ड्स में करवाने थे, मैंने एक लेक्चर आज अलग छोड़ा ना अपन उसका, तो यही करवाना था उसमें। तो पाइजो का मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट प्रेशर से बनेगा। एग्जांपल है ये क्रिस्टल्स, इनको अगर आप हैमराइज कर दो, प्रेशर लगा दो, तो आयन मूव हो जाएंगे वहां से। मान लो ये क्रिस्टल है लेड जर्कोनेट का, आपने इसे प्रेशर लगा दिया थोड़े से, आयन मूव हो जाएंगे, उससे करंट बन जाएगा स्मॉल मात्रा में, उसको बोलते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रहेगा। वैलेंस बैंड होता है किसी एटम के ना आउटर मोस्ट शेल में, वो भी एक टॉपिक है वैसे, वो भी रह गया, एनसीईआरटी का है वो भी। कंडक्टर के अंदर दो बैंड होते हैं। वैलेंस बैंड मींस अ बैंड विच कंसिस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम की लास्ट शेल में जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको बोलते हैं वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में चला जाए फिर तो करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर में ये बैंड गैप होता है बहुत बड़ा, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप। ये भी लिख लेना आप यार, ये टॉपिक ये भी दोबारा लिखवाना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में भी, बता देता हूँ एक मिनट। ये बात समझ आ गई सबको, इसमें कोई डाउट? चलें आगे। हाँ, इसका रीजन डिफेक्ट ही है वैसे, कि क्रिस्टल के अंदर आपने कुछ प्रेशर लगाया, कोई डिफेक्ट आ गया, कोई इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई आयन डिस्प्लेस हो गया, उससे करंट बनना शुरू हो गया। ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट टॉपिक है उस चैप्टर का, सेमीकंडक्टर का। कनेक्टर्स नहीं, एक चीज और होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है, कई बार नेबर पास आ जाते हैं। हीट देने से एटम डिस्प्लेस हुए, आयन डिस्प्लेस हो गए, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया मान लो, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, मतलब इसका रीजन डिफेक्ट ही है वैसे। प्रेशर से भी करंट बना, हीट से भी करंट बना, ठीक है, लेकिन सभी क्रिस्टल में पॉसिबल नहीं है। ये क्रिस्टल है जिनके अंदर दोनों चीजें पॉसिबल है, ये वाली एग्जांपल सेम है दोनों के। नहीं यूज करते हैं प्रैक्टिकली इन चीजों को, माइक्रोफोन वगैरह जब बनाते हैं ना, या वाइब्रेटर बनाते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर वगैरह, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। पढ़ोगे इसको डिटेल में, अभी केमिस्ट्री में इतना नहीं पढ़ना अपन। टेम्परेचर से कोऑर्डिनेशन में बढ़ेगा, अभी बताता हूँ, एक वो टॉपिक भी है। अभी ये बहुत सारी बातें छोटी छोटी आज पूरी करनी है सारी है। नहीं अंत करना है आज इसको, तभी कह रहा हूँ जल्दी लिख लो फटाफट। एक क्यूरी टेम्परेचर रहता है अभी, क्यूरी टेम्परेचर, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक एट क्यूरी टेम्परेचर। ये सब ना कल का बोर्ड का टॉपिक था सारा, ये एनसीईआरटी टॉपिक है ये वाला आपका, ये रह गया, वो आग लगा देंगे सारे। नहीं, इनके बारे में ना बहुत डिटेल नहीं है, मतलब ये सारे एक पेज के ऊपर दिए हुए हैं, हल्का हल्का बस आइडिया चाहिए आपको इन टॉपिक्स का, कुछ नहीं आना यहां से, मतलब एक आधा क्वेश्चन बनेगा छोटा मोटा। तो कनेक्टर क्या होते हैं हमारे पास, एटम की ना आउटर मोस्ट शेल में बैंड होते हैं। किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल पे एक बैंड होता है, वैलेंस बैंड बोलते हैं उसको हम। इसकी भी डिटेल आपको पढ़नी है चैप्टर सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, यूनिट 9 के अंदर। यूनिट 9 में पढ़ोगे इसके बारे में। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं आपको। कनेक्टर के अंदर दो बैंड है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड पे क्या लाई करते हैं, देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो लाई करते हैं वैलेंस बैंड में। समझते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होते हैं, ये वाले, ये इलेक्ट्रॉन कहां लाई करते हैं, वैलेंस बैंड में, ठीक है। मेटल्स जो होते हैं जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गई वायर, कॉपर वायर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स को अगले बैंड में जंप करने के लिए दैट बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, दोनों बैंड पार्शियली ओवरलैप होते हैं, ये हमारा कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मींस जब भी करंट फ्लो होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी वैलेंस शेल से थोड़ा आगे उठना पड़ेगा, क्योंकि यहां तक तो बेटा दबाव है इसका, इसने पकड़ा हुआ है ना,
अगर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगा ना तो अपने आप चार्ज को फ्लो करवा पाएगा ये। तो वैलेंस बैंड से थोड़ा हायर एनर्जी के ऊपर नेक्स्ट सबशेल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों क्या होते हैं, पार्शियली ओवरलैप होते हैं मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर पार्शियली ओवरलैप। इसलिए बहुत कम एनर्जी, अगर आप थोड़ी सी वोल्टेज देते हो, हल्की सी 2 वोल्ट दे दी आपने, 3 वोल्ट दे दी, थोड़ी सी एनर्जी देने पर 1.2 वोल्ट, जो हमारे छोटे सेल होते हैं ये वाले बटन सेल, मर्करी सेल हमारे जो होते हैं, कितनी वोल्टेज है उनकी 0.8, 0.9, 1.2, थोड़ी सी वोल्टेज देते करंट फ्लो होना शुरू हो गया। होता है स्पीकर में जो सेल डालते हो आप, बैटरी डालते हो छोटी मोटी, तो क्योंकि कॉपर वायर के अंदर या किसी मेटल के अंदर, मेटल्स के अंदर ये बैंड ओवरलैप होते हैं, इसलिए करंट इजिली फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन इजिली जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। इंसुलेटर में क्या रहता है, इंसुलेटर की अगर बात करें तो वहां पर ये गैप बहुत बड़ा होता है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत लार्ज होता है। देयर इज लार्ज एनर्जी गैप, इसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी गैप। फर्मी एनर्जी लेवल बोल दो या एनर्जी गैप बोल दो। देयर इज लार्ज एनर्जी गैप, जनरली मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस एनर्जी गैप इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादा बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का यहां से जाना मुश्किल रहता है। अब ये बोलें कि जाएगा ही नहीं, ये बेवकूफी है। भाई हम रबर के ग्लव्स पहन ले, जूते पहन लो, हम तो पावर लाइन को पकड़ लेंगे, करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। एनर्जी गैप तो है इनका, बहुत बड़ा है, ये बोला मैंने। ये नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन यहां से जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इंसुलेटर जो होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है कि इसकी लिमिट कहां तक की है। रबर ग्लव्स जो होते हैं उस पर लिखा होता है कि इसकी लिमिट कहां तक की वोल्टेज तक आप इसको पहन सकते हो। बात समझ रहे हो मेरी? अब तुम वही रबर ग्लव्स पहन कर कहो मैं बादशाह बन गया, शहनशाह बन गया, शक्तिमान बन गया मैं तो, ठीक है, और तारों को पकड़ लूंगा मैं, तो फिर बेटा वहां एनर्जी क्या प्रोवाइड करने वाली एनर्जी भी तो है वहां पर। सारा पावर लाइन में 10,000 वोल्ट लाइन जा रही है, 12,000 वोल्ट लाइन जा रही है इतनी बड़ी पावर लाइन में, तो क्या एनर्जी गैप मिल जाएगा बहुत इजीली, करंट लगेगा ही लगेगा, बिना पकड़े भी करंट लग जाएगा, बोल रहा हूं मैं, बिना पकड़े भी। वायर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। पावर लाइन में जहां पर जो वायर आ रही होती है ना, अभी हम ये पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर लगे होते हैं अपने एरिया में। जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो कौन से होते हैं? जो तुम्हारे एरिया में लगे हुए ट्रांसफार्मर वो कौन से हैं? मतलब अपने हिसार में ट्रांसफार्मर लगा होगा जो मेन होगा, जो DSBBN, ये सेंटर है जो नहीं, वो तो लगे हुए हैं। उससे पहले जो शहर में सप्लाई आ रही है, शहर में जो सप्लाई आ रही है, मेन जो विद्युत विभाग है, वहां पर जो लाइट आ रही है, वहां ट्रांसफार्मर कौन से लगे होते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस साल पढ़ोगे वर्किंग इसकी। स्टेप डाउन का मतलब वोल्टेज कम करने के लगे हुए हैं। जहां से पावर आती है ना, अपने यहाँ पावर आ रही है, मान लो बरवाला से आ रही है, मेन पावर हाउस बरवाला के अंदर है, पता पावर प्लांट बरवाला वाला, वहां जो पावर बन रही है उस पावर को यहाँ भेज रहे हैं। जब वहां से यहाँ भेजते हैं तो बेटा वोल्टेज भेजते हैं बहुत हाई मात्रा में। क्यों भेजते हैं आपको समझ आएगा फिजिक्स में। करंट को बहुत कम कर देते हैं। ओवरऑल पावर उन्होंने भेजनी है मान लो 20,000, तो 20,000 वोल्ट भेजने के लिए वो वोल्टेज को सेट कर देंगे 20,000 और करंट भेजेंगे 1 एम्पियर। चॉइस तो ये भी थी कि वो मान लो इसको 10,000 भेज दें, ये 2 एम्पियर भेज दें, इसको वो 5,000 भेज दें, इंटू 4 एम्पियर भेज दें। करंट को बढ़ाते ही बेटा क्या हो जाएगा, करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस, करंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। हीट का फॉर्मूला I2RT, आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर चेंज होगा वायर का, आर तो फिक्स है। जितना करंट को बड़ा कर देंगे उतना लॉसेस बढ़ जाएंगे। ये हम ट्रांसफॉर्मर में पढ़ेंगे अभी फिजिक्स में जाके, यूनिट 4 है हमारी। ये आपका NCERT में क्वेश्चन है ये कि एक टाउन में सप्लाई जहां से आती है कौन कौन से ट्रांसफॉर्मर लगाने पड़ते हैं अपने को। छोड़ो फालतू, दूर जा रहा हूं मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि हाई वोल्टेज आ रही है, ध्यान रखो बस। वोल्टेज हाई आ रही है, हाई वोल्टेज आ रही है, तो अगर आप इसके नजदीक पहुंच जाओगे ना तो वहां भी आपको शॉक लग जाएगा, बता रहा हूं मैं। पकड़ने की जरूरत नहीं है वायर को। रीजन उसका फील्ड इतना स्ट्रांग होता है। कभी खेत में आप खड़े हो, अगर कभी सुने चिर आवाज आ रही होती है, स्पार्कलिंग की नहीं होती वो। कभी खेत के अंदर कहीं देखा हो आपने, जो वायर जा रही होती हैं, हर खेत में जा रही है, कहीं भी आप देखना तो, और नीचे आप अगर खड़े हो तो आपको उस इलेक्ट्रॉन के या करंट के फ्लो होने की वजह से आपको वो वाइब्रेशन सुनाई देती है। फील किसने किया है अभी, कभी किया? हाँ वो वाली कह रहा हूं मैं, जो खेतों में टावर लगे होते हैं काफी ऊंचे ऊंचे, 30 फुट 40 फुट ऊपर, देखे हुए हैं? कभी महसूस नहीं किया? तेरे तूने तो किया होगा, जंगलों में रहता तू तो वैसे ही किए क्या? तू तो घर से निकल बाहर, सामने खेतों में जा खड़ा हो जाओ, 2 मिनट देखियो, महसूस करियो। मैं रट्टा मार दूंगा, वहां नहीं है, पूरे शहर में ही है। पूरे शहर के बाहर जहां भी जाओ हर जगह ये, हर खेत में है। जो अपना मंदिर वाला स्टोर बना हुआ है, मंदिर वाला स्टोर है ना, देखा हुआ वो,
उसके बाहर जब आके खड़ा हो 5 मिनट, तेरे को दिखाई देगा ऊपर से जो वायर्स आ रही हैं, मतलब महसूस होगा आवाज़ आती हुई चिर। अभी पार्थ को सुनाई थी मैंने 10 दिन पहले, उसने मेडिकल ले रखी, वैसे उसको समझ तो आनी नहीं थी उसको, उसे बताया मैंने कि ऐसा ऐसा है, बट चलो कभी सुनाऊंगा तुम्हें, साथ होगे तो मेरे। तो ये बोल रहा हूँ कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल है, इसको बोलते हैं इंसुलेटर। समझ रहे हो, मुश्किल है, मैंने ये बोला इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये फिगर है इंसुलेटर की। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसकी लंबी कहानी पढ़ेंगे हम, टेंशन ना लो, अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे इसकी पूरी गेम। तीसरा क्या है हमारा, इंसुलेटर, सॉरी सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में पार्शियल गैप, मतलब ना बहुत हाई होता है ना बहुत लो होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। मतलब ये हमारा वैलेंस बैंड, ये हमारा कंडक्शन बैंड। और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप क्या होता है, फर्मी एनर्जी गैप। दिस फर्मी एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें ओवरलैप मोर देन 3 eV, लेस देन 3 eV। और डोपिंग करने के बाद जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे ना, तो अभी केमिस्ट्री में नहीं लिखना है, डोपिंग करने के बाद ये पढ़ोगे आप कि डोपिंग के बाद यहां पर एक एनर्जी लेवल बिल्ड होता है इस जगह पर। 2 एनर्जी लेवल तैयार होते हैं, एक बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। डोनर एनर्जी लेवल इन एन टाइप एंड एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इन पी टाइप। पी टाइप के अंदर तैयार होता है एक्सेप्टर लेवल और एन में डोनर लेवल, जिससे ये एनर्जी गैप थोड़ा सा और कम हो जाता है। बल्कि समझ रहे हो, अभी सिर्फ बस ये ध्यान देना, केमिस्ट्री में इतनी बात है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव लो या बोर्ड्स लो इतनी बात है सिर्फ। पार्शियली ओवरलैप बैंड, यहां लार्ज एनर्जी गैप, यहां मॉडरेट एनर्जी गैप, बस इतनी बात याद कर लो, ठीक है। जो नया एनर्जी गैप तैयार होगा इसके ऊपर लंबी कहानी है फिर कि यहां पर कैसे तैयार हुआ, वो कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ईजी होगा उसमें, तो ये चाहे मत दिखाना आप ये वाला लेवल। इसको वैसे बोलते हैं हम डोनर एनर्जी स्टेट। चलो बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा और। एन टाइप के अंदर क्या होता है, सभी को पता है, एन टाइप कैरी फ्री इलेक्ट्रॉन, पता है। फ्री होंगे तो एनर्जी हायर होगी उनकी, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप में, पता है सबको। फ्री मींस ज्यादा एनर्जी होगी उनके अंदर, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन यहां की बजाय फ्री वाले यहां लाई करते हैं इस जगह। और कंडक्शन बैंड से एनर्जी गैप ये वाला बहुत कम होता है, 0.0085 इसके बराबर लगभग। तो इलेक्ट्रॉन का फ्री का यहां से आना तो बहुत आसान नहीं हो गया, बहुत इजी हो गया, इसलिए एन टाइप जल्दी कनेक्ट करता है हमारा। बात समझ रहे हो, एन टाइप वाले के अंदर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के साथ साथ एक और एनर्जी लेवल तैयार हो जाता है जहां पर लाई करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो, इसलिए हम जनरली एन टाइप को बोलते हैं एन टाइप इज गुड कंडक्टर। और पी टाइप में क्या होता है, ये डायग्राम है एन टाइप का। और पी टाइप के अंदर कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के नजदीक यहां पर तैयार होता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। वैसे केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिया हो यार, इतना मैं बता रहा हूं तुम्हें, साला 10 पेज में तो चैप्टर खत्म कर देते हैं वो। यहां पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल पे जो होल्स तैयार होते हैं ना, होल्स याद है सबको, पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं बेटा, होल्स विल लाई एट एक्सेप्टर लेवल। और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है बेटा वो जल्दी से यहां से यहां पहुंच जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जाना शुरू हुआ, जैसे वैलेंस बैंड से निकले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, इलेक्ट्रॉन यहां गए, फिर यहां से जाना आसान होगा, इजी होगा जाना। समझ रहे हो बात। तो एन टाइप के अंदर क्या तैयार होता है, एक डोनर एनर्जी स्टेट। पी टाइप के अंदर तैयार होता है एक एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट। क्लियर, बोलो। कोई एक आधा क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए, बाकी ज्यादा नहीं, कुछ ऐसा बनते ही नहीं इससे क्वेश्चन। जैसे ये बता रहे हैं पाइजो वाला एक आया हुआ है, मुझे ध्यान में था क्या आया हुआ है, बट ये बोर्ड्स में तो एक आधा क्वेश्चन आया था कई बार इसका। जेई में भी दे रखा उन्होंने, तो ऐसे याद कर लेना। लेट जर्कोनेट क्या पता, उन्होंने इस साल ये दिया तो कभी ये भी दे दे क्या पता, तो याद कर लेना एक बार। मंडे को फाइनल, हाँ आज फारिग करना सारा, ये मंडे को टेस्ट है, हाँ 2 घंटे का लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो टेस्ट में पता चलेगा कितने, मुझे याद नहीं अभी कितने हैं, 60-70 तो होंगे। तुम लोग तैयारी कहाँ से कर रहे हो फिर सॉलिड स्टेट की, जिनके पास वो नहीं है एनवस्थी? पीवाईक्यूज तो 20-30 होंगे, 50 होंगे, बाकी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी को भी बताए। जो एनसीईआरटी की बुक दे रखी है ना, वो एग्जाम्पलर कर लेना उसके। एनसीईआरटी बुक आप सबको मिली हुई है? आपको नहीं मिली? केमिस्ट्री वाली आपको नैनिका मिल गई थी, आपको नहीं मिली? वो बोर्ड्स में कम रह गई थी, अभी ऑर्डर की हुई है वो। हाँ एक केमिस्ट्री वाली दी थी मैंने, सिर्फ केमिस्ट्री की दी है, फिजिक्स की तो अभी ऑर्डर की हुई है, वो भी आनी है।
कुछ समझ आ रहा है कि मैं टपा रहा हूं? दोनों हो रहा है। चल बाहर निकल, खड़ा हो, बकवास नहीं कर देगा। बस ये डायग्राम बना लो, बहुत है। छोड़, कोई बात नहीं, मत समझ, मत समझाऊंगा दोबारा। एन टाइप के अंदर तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, पता है, मेजोरिटी कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन। पी टाइप के अंदर मेजोरिटी कैरियर होल होते हैं, ठीक है, क्योंकि पी के अंदर हर जगह एक वैकेंसी पैदा हुई थी। वो सारे होल्स कहां लाई करेंगे? वो वैलेंस बैंड के नजदीक होते हैं, क्योंकि एनर्जी तो उनकी कम होती है ना, हाई एनर्जी तो है नहीं कि ऊपर पहुंच जाएंगे। वो होल्स मूव थोड़ा करते हैं, होल्स तो खाली जगह होती है ना, तो वो आउटर मोस्ट शेल के पास ही बनेगी खाली जगह। जैसे उस दिन क्या हुआ था, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 ने बॉन्ड बनाया था, याद है? एक होल बचा था यहाँ पर। अब ये होल जो बॉन्ड बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? ये तो खाली रहेगा ना, ये कहाँ रहेगा खाली है? उसकी वैलेंस शेल पर रहेगा, इसलिए वैलेंस बैंड के बहुत नजदीक बनते हैं ये होल्स। और ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, जैसे आप वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रॉन चलने शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इसके अंदर, तो फ्री हेल्प करेगा कंडक्शन के अंदर। और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री थे तो हायर एनर्जी थी उनकी ऑलरेडी, हाई एनर्जी को मैंने इससे दूर दिखा दिया इसलिए, और ये जम करके यहां पहुंच जाएंगे इजीली, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखो ट्यूरी टेम्परेचर। इसमें लिखो किस चीज का? क्योंकि आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, क्वेश्चन ये है व्हाट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन, हाँ, कनेक्टिविटी ऑफ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। इसका आंसर ये आएगा। 10th में ये पढ़ते थे ना, मेटल के अंदर क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से उस वायर के अंदर जो एटम है दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, याद है लाइन ये, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और करंट कम हो जाएगा, याद है लाइन? हाँ हाँ हाँ, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल वही सेम पॉइंट, बिल्कुल सही। याद है आपको, मैं जब 10th में थे आप, तो माइक के अंदर आपको नहीं पता होगा, जो 10वीं में पढ़ते थे यहाँ पर, तुम्हारा ऑनलाइन का पहला उस टाइम जमाना था, याद है? आपके टाइम में भी था क्या? तो वो लाइट के जाते ही हाँ साउंड होती थी, उसका रीजन ये था कि वायर के अंदर, हाँ बहुत दिनों से दुखी था इस चीज से, मैंने सब कुछ कर लिया, माइक नए लेके देख लिए बहुत सारे, तो सब जो सेल बदल के देख लिए, मैं नया सेल लेके आया मार्केट से 50 रुपए का एक सेल, और वैसे ही आता है 2-4 रुपए का सिर्फ जिसमें डलता है इसके अंदर, महंगे से महंगा सेल ले आया, काम नहीं बना उससे भी। तो उसका रीजन क्या था कि जो वायर होती है ना मेटल, ये कॉपर की वायर है, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो एटम होंगे दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, करंट तो इजीली फ्लो करता है क्योंकि बैंड ओवरलैप है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से इसमें और इसमें अपोजिट फंडा होता है। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, एटम स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब एटम अगर वाइब्रेट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन का चलना आसान होगा मुश्किल होगा? मुश्किल होगा ना। तुम सारे अगर यहाँ से वाइब्रेट कर रहे हो इस तरह से, यूं अपनी जगह पर यूं, और मुझे यहाँ से जाना होगा, जा पाऊंगा मैं? तुम जगह बदल रहे हो और मुझे यहाँ से जाना है, अगर जा पाऊंगा? तो मेटल्स के अंदर क्या होता है कि एटम वाइब्रेट करते हैं, जिससे कनेक्टिविटी कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में ये काम तो होगा, बट ज्यादा डोमिनेट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का जंप करना आसान हो जाएगा यहाँ से। सेमीकंडक्टर में दोनों काम होंगे, वाइब्रेट भी कर रहे होंगे, सेकेंडली इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए एनर्जी मिल जाएगी, बट ज्यादा दोनों से डोमिनेट क्या करेगा, ये वाला काम। तो इन सेमीकंडक्टर कनेक्टिविटी इंक्रीज बाय, सेमीकंडक्टर्स में ये बोलोगे टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी टू जंप फ्रॉम एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देयरफॉर कनेक्टिविटी बढ़ती है। ये सब बातें ना फिजिक्स से लिंक है, फिजिक्स में यही पढ़ना, यही आपने अब आगे 2-3 महीने। आ रही है बात समझ? फिर इससे पहले एक क्वेश्चन और भी लिख लो फिर।
तुषार आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा? कोई और नहीं बोलेगा प्लीज, कोई और बोलेगा मुंह तोड़ दूंगा उसका। हाँ एन टाइप या बी टाइप। बोरोन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 13, सिलिकॉन इज मेंबर ऑफ ग्रुप 14, बी इज बैंगन। तीसरे में बताओ, पहला छोड़ दो। एन टाइप बनेगा? आप बताओ मानव। पी टाइप, वेरी गुड। पी टाइप, वेरी गुड। उपस्वी, थर्ड में क्या बनेगा? वेरी गुड। आप बताओ नैनी का? पी टाइप। नहीं, साइज कंपेरेबल नहीं चेक करना आपने, आपको नहीं पता, उसने बोला बना दिया तो बना दिया, आपको साइज है क्या पता यार, तो दुखी मत हो ना, साइज सुई से करूंगा। आप बताओ। पी टाइप, वेरी गुड। पी टाइप, वेरी गुड। एन सुमे, एन एन नॉट पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं, उसने बोला तो बनेगा। आंसर इज एन टाइप। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, उन्होंने एक चीज, डोपिंग, हम इसमें बोरोन की डोपिंग नहीं कर रहे। सुनो एक बार, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, हाँ यही गलती कर दी मैंने, ये गलती कर दी मैंने, क्वेश्चन से देना था। ये आपका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला देखा था क्या? जनरली 14 के अंदर डोपिंग 13-15 नहीं करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा इससे ही होती है, वो कुछ भी कह सकता है आपको। कंडीशन, साइंस तो यही है ना, लॉजिकल रीजनिंग का कहते हैं, कुत्ते को बाप मान लो, भैंस को मम्मी मान लो, ऐसी है साइंस ही। मान लो कि डोपिंग हम इसमें इसकी कर रहे हैं तो क्या होगा, समझ रहे हो? जनरली जो प्रैक्टिकल डोपिंग है वो करते हैं सिलिकॉन के अंदर 13 की या 15 की। यहां इसने फुद्दू काट दिया तुम्हारा। ग्रुप 13 क्या होता है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 14 क्या होता है? कैसे गए सनम पंजाब। 15 क्या होता है? नई पड़ोसन आई सबको भाई। अब जनरल सिलिकॉन की डोपिंग फॉस्फोरस से किया आपने, सिलिकॉन में फॉस्फोरस डाला, क्या बनेगा? एन टाइप। इसकी डोपिंग इसमें करी तो एन टाइप, तो आंसर इज एन टाइप। अगला उसने बोला सिलिकॉन में डोपिंग की एल्यूमिनियम की, इसमें डोपिंग की आपने एल्यूमिनियम की, तो इससे बनता है पी टाइप। अब एग्जाम में वो बोल दे कि इसकी करी तो कहोगे नहीं जी ये तो नहीं पॉसिबल, हमारे मास्टर ने कहा था। साले तुम्हारे मास्टर ने कहा था, जनरली नहीं करते, कहीं बोल दो इट इज नॉट पॉसिबल। अरे तुम्हें क्या करना है यार, साइज अगले को बता, डोपिंग अगले नहीं करनी। उसने बोला डोपिंग कर दी तो कर दी, तुम कौन ऑब्जेक्शन करने वाले? मैं ना ये डंडा दे दूंगा, बता रहा हूं बकवास की। तो उसने बोल दिया आर्सेनिक की डोपिंग कर दी इसके अंदर, एंटी में नहीं कर दिया, कर दी तो कर दी बस, तुम बोलो कबूल है, ठीक है। अब तीसरा पार्ट थोड़ा उल्टा है, यहां पर आएगा पी टाइप। अब तीसरे में ना पढ़ लो पहले, बोरोन का क्रिस्टल है, डोपिंग कर रहे हो सिलिकॉन की, मतलब बोरोन का लैटिस है हमारा। बोरोन के लैटिस में 3-3 बॉन्ड बन रहे हैं, मान लो बोरोन के हर जगह ऐसा लैटिस है, मान लो बोरोन का। बोरोन के अंदर डोपिंग सिलिकॉन की कर दिया आपने। अब बोरोन के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 3 बॉन्ड ला सकता वो तो बोरोन ने 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना दिए, आगे चेन नहीं चलेगी इसकी। तो सिलिकॉन डाल दिया, जब यहां पर सिलिकॉन आ जाएगा तो क्या होगा? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। तो अब बच्चे डाउट लेके आते हैं क्वेश्चन, जब बच्चे वो एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं भैया इसमें मिस प्रिंटिंग है, आंसर उन्होंने एन टाइप लिखा हुआ है। कहते हैं भैया इसमें आंसर एन टाइप क्यों लिखा हुआ है, मिस प्रिंटिंग है भैया इसमें। ये तो मैंने डॉप वर्ड लिखी, उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है। एनसीईआरटी बुकलेट दिखाना, शायद डॉप वर्ड भी लिखा उन्होंने, तो उन्होंने लिखा ये सेम है क्या? सुधार करना पड़ेगा साले, ये बोल मेरे को खुद की जिंदगी में सुधार करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नहीं मिलेगा मेरे को यार, एक तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, कुछ आइडिया है क्या?
बेटा एक मिनट सिर्फ, ये रहा। हाँ ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एन टाइप या पी टाइप। पहला ऑप्शन है जीई डॉट विद आई एन। तुम तो लिखा ना जीई डॉट विद आई एन, तो कह देना कि नॉट पॉसिबल। उसने बोला जीई डॉट विद आई एन, हाँ कैन नॉट बी फाउंड। जीई के अंदर डॉपिंग कर दी आई एन की, तो आंसर आ जाएगा पी टाइप। ना ना नहीं नहीं 100% नहीं मिलेगा। जीई डॉप विद इंडियम पी टाइप। अरे वो डोपिंग करने वाले देख के करते हैं कि जहां एडजस्टमेंट हो जाए, तो इनमें हो जाती होगी तभी करते हैं वो, ठीक है। जनरली वैसे हमें अगर करनी पड़े तो हम कंपेरेबल साइज देखेंगे। तो जीई डॉप विद आई, क्योंकि अपने को पता भी नहीं ना साइज के अंदर लोचे कितने हैं, तो ये नहीं पता अपने को। जनरल बोलते हैं साइज बढ़ता है, हमें पता ही है कि यहाँ लोचा आ जाता है एक बार इनर्ट पेयर की वजह से, तो वो साइज देख के की होगी उन्होंने। तो जर्मेनियम डॉप विद इंडियम पी टाइप। और एक क्वेश्चन उसने बोला बी डॉप विद सिलिकॉन, बी डॉट विद सिलिकॉन, ये सेम क्वेश्चन है। तो आपने सिलिकॉन डाल दिया इसमें। एक क्वेश्चन और भी दिखाना है, करवाना है, एक मिनट। तो क्या बनेगा, सिलिकॉन डाल दिया 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहां सिलिकॉन आ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 तो बॉन्ड में आ गए, एक एक्स्ट्रा बच गया। एक्स्ट्रा बच गया तो एन टाइप है, आंसर इज एन टाइप। समझ रहे हो। ऐसे वो क्वेश्चन दे देगा, नेम 12-16 कंपाउंड, 13-15 कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। हाँ अपन ने कुछ नहीं देखना भाई, उसने बोला है कि करवा रहा हूं तो करवाने दो उसको यार, तुम्हें क्या करना है उससे। उसने तुम्हारी बस चेक करना है तुम्हें सेमीनेटर बनता है ये पता है नहीं पता, बस अब तुम उसकी एलिमेंट केमिस्ट्री में पढ़ने बैठ जाओगे यार, ठीक है। जेई के पेपर के अंदर आपको उसने क्वेश्चन दिया, आप उस एलिमेंट की केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो। आगे पढ़नी है केमिस्ट्री, एमएससी तक पढ़नी है ना आगे। अगर क्या तुम बन जाओ आगे मास्टर लो अगर आगे केमिस्ट्री में करो तो। ये क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ 12-16 एंड 13-15 कंपाउंड, बताओ। ये क्वेश्चन दे देगा वो, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। 12-16 का मतलब, अब जनरली हम इससे करते हैं डॉपिंग वगैरह। 12-16 का मतलब ग्रुप 12 को 16 से जोड़ दो। ग्रुप 12 में कौन से एलिमेंट आते हैं, नहीं कंपाउंड का नाम। 12 में आते हैं जिंक आता है एक, तो सीडी आता है एक, तुम्हारे पापा आता है हिमांशु गिरजा, पता ना, पता होगा। शक्ति वंदना कर मन फी को निकुंजन, मन फी को निकुंजन। यार जरा नोटबुक मोड़, तेक रूरहा पंडित आग में सिकुड़ गए, याद है। उसके बाद ला हफ्ता वो रहा इसके पास इधर पटक उधर होगा, ला हफ्ता वो रहा उसके पास इधर पटक उधर होगा। तो ये ग्रुप नंबर 12, ग्रुप 11, ग्रुप 10, ग्रुप 9, ग्रुप 8, 7, 6, 5, 4, 3। इससे पहले वो 2 ग्रुप थे हमारे मॉडर्न टेबल में, याद है ना। और इससे आगे वो पता ही आपको ये वाले ग्रुप 13, 14, 15। तो ग्रुप 12 वाले का ग्रुप नंबर 16 से, 12 वाले का 16 से, 16 कौन सा है, उससे टीपो, 16 इज उससे टीपो। तो 12 वालों का 16 वालों से, तो जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड। तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, CdSe, ये सब, ठीक है। CD का Se से CdSe, Hg का टेल्यूरियम से HgTe, ये सब आंसर है इसके। दीज आर कॉल्ड, हाँ जी, हाँ कोशिश करना कंपेरेबल साइज देना आप भाई। जिंक के ज्यादातर स्टेबल बनते हैं इससे, सल्फर से, ऑक्सीजन से, इसके सेलेनियम से, इसके टेल्यूरियम से, ठीक है। ऐसे ही 13-15 क्या बनेगा, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। इसका आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। Al का फॉस्फोरस से, गैलियम आर्सेनाइड, GaAs। ऐसे ही इंडियम का एंटीमनी से InSb, ये आंसर है इसका। हाँ जी, टाइप नहीं बताना कुछ भी, ठीक है, सिंपल है। चैप्टर चाहे बच जाए, मंडे को टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। कोई नहीं, ट्यूसडे को लेक्चर ले लेंगे, क्या होगा। क्या कर रहा है, क्या हुआ, तकलीफ नहीं लग रहा मुझे, कर दूं इरेज, लिख लो लिख लो लिख लो फटाफट लिख लो। कर दूं, जो लिखने का लग रहा है लिख लो, इसमें से काम का लग रहा है तो। A characteristic temperature above which
ए कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर अबव विच नो फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑब्जर्व, above which no ferromagnetism is observed, full stop. That characteristic temperature is called Curie temperature. That characteristic temperature is called Curie temperature. This is due to randomization of spin. This is due to randomization, RANDOMISATION, randomization of spin, 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 full stop. Curie temperature क्या होता है? Curie temperature of iron is 770 Celsius. ऐसे ही क्यूरी टेम्परेचर ऑफ निकेल इज 358 सेल्सियस। होता क्या टेम्परेचर ये? कल सभी को ये कहा था मैंने कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? दैट इज स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक। पता है सारी डोमेन एक डायरेक्शन में आ जाती हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो डोमेन डिसोरेंट नहीं हो जाएंगी। जो सारी डोमेन पहले एक डायरेक्शन में थी, मान लो सारी इस तरफ थी, अगर सारी डोमेन मान लो फील्ड की तरफ लाइन हो गई, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, इस टेम्परेचर में सारी क्या हो जाएंगी? डिसोरेंट हो जाएंगी। डिसोरेंट होने से क्या बन जाएगा? ये पैरामैग्नेटिक। डिसोरेंट होने से बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। इस ट्रांसफॉर्मेशन जिस टेम्परेचर पे उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। समझ रहे हो? तो फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक जैसे बन जाना कोई फायदा नहीं है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से फेरोमैग्नेटिक का पैरामैग्नेटिक बन जाना इस टेम्परेचर पे, इसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ज्यादा बेटर ये था हमारे लिए, पता होगा शायद सबको, बिकॉज पैरामैग्नेटिक इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आ रही है बात समझ? इसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। पढ़ लोगे पक्का? अब एक टॉपिक रह गया, वो अपना फर्स्ट टॉपिक। अब उसका क्या करना है? हाँ, क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से नहीं आते वैसे तो, धीरे धीरे और पढ़ते जाओगे तो ये दोबारा टॉपिक, जैसे ये मेटल है ये, अब इसका ये निकालने का फॉर्मूला भी आएगा आपका। एक फॉर्मूला आएगा RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये फिजिक्स में आएगा। हाँ, एनसीईआरटी में गिवन है ये, इसलिए पढ़ा दी मैंने। इतनी गिवन है बस एनसीईआरटी में, जितनी मैंने बताई है इतनी गिवन है एनसीईआरटी में। तो नीट जेईई में यहीं तक बनेगा बस, इनकी डिटेल फिजिक्स में आ जाएगी। और भी वो केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके, फिजिक्स में बनेंगे। फिर उस टेस्ट में इतना ही पूछेगा। हाँ, जो है ये। अब फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो एक टाइप ऑफ सॉलिड, उसको फिर ट्यूसडे को करवा दें, मंडे को टेस्ट देते हैं। लेक्चर भेजूं? मैं एक बार टेस्ट में देखता हूँ, आप तैयारी रखो मंडे की। मंडे को ये टेस्ट, तो अगर टेस्ट में वो क्वेश्चन होंगे, नहीं क्वेश्चन होंगे तो कटवा दूंगा मैं, और ट्यूसडे को फिर आपको मैं करवाई दूंगा टॉपिक ये। अगर लगा कि लेक्चर भेजना तो ट्यूसडे को भेजूंगा लेक्चर। अब अभी बाकी सारा पढ़ लो, फर्स्ट टॉपिक छोड़ के बाकी पढ़ लो आप सारा, ठीक है? चलो ठीक है, पढ़ के आना।